नाज़रीन, आज की ताजा खबर में आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें। यूक्रेन मामले से जुड़ी है बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग का ऐलान किया है, तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज की ताजा खबर में यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग का ऐलान कर दिया है। मशरकी यूक्रेन पर फौज कशी का हुक्म। यूक्रेन की फौज हथियार डाल दे। व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया है कि यूक्रेन की फौज हथियार डाल दे। रूस की धमकी, फौजी ऑपरेशन में मुदाखलत करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने का अज़्म। रूस अपनी फौज को यूक्रेन पर हमला करने से रोके, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन रशिया तनाज़े के हवाले से यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग का ऐलान कर दिया है। तो जिस हवाले से तमाम तर ममालिक वार्निंग्स दे रहे थे, बार बार इस बारे में कहा जा रहा था कि रूस जंग कर सकता है, और अब रूस ने यूक्रेन पर जंग का ऐलान कर दिया है। मशरकी यूक्रेन पर फौज कशी का हुक्म दिया गया है। व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की फौज हथियार डाल दे। रूस की धमकी है कि फौजी ऑपरेशन में मुदाखलत करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने बयान दिया है कि रूस अपनी फौज को यूक्रेन पर हमला करने से रोके। तो काफी अरसे से चल रहे तनाव के बीच जहां कोशिशें मुज़ाकरात की हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। बार बार रूस कह रहा था कि यूक्रेन जो है नेटो मेंबरशिप के हवाले से कोई इक़दाम न करे। इस बीच यूएस बार बार ये कह रहा था कि रूस हमले की तैयारी में है, और अब आपको बता दें कि कशीदगी इतनी बढ़ गई कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, रूस ने जंग का ऐलान कर दिया है। देखिए, बिल्कुल रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने एक इमरजेंसी ब्रीफिंग के जरिए इस बात को अनाउंस किया है कि उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत की है यूक्रेन में, और खासतौर से डॉनबास की बात की जा रही है। आपको याद दिला दें कि रूस ने अब से कुछ दिन पहले ही पूर्वी यूक्रेन यानी ईस्टर्न यूक्रेन के 2 हिस्सों को इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया था, और अब रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया है उससे साफ है कि यूक्रेन पर अब रशियन फोर्सेस अटैक लगभग करने वाली हैं। इस बात को ये अब ऑफिशियल हो गया है। हालांकि जो स्टेटमेंट पुतिन की तरफ से आया है उसमें ये कहा गया है कि वो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए नहीं है, बल्कि उसको डीमिलिटराइज करने के लिए है। और इसी बीच यूएनएससी में भी एक हाई लेवल मीटिंग अब से पहले कुछ देर पहले बुलाई गई थी, जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन सेक्रेटरी जनरल की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन पर हमला नहीं होना चाहिए, और अपने ट्रूप्स को रोकने के लिए कहा गया रशिया को। लेकिन इसी बीच पुतिन की तरफ से जो कड़ा स्टेटमेंट आ रहा है उससे साफ है कि रशिया पीछे हटने वाला नहीं है, और उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन की मिलिट्री को अपने हथियार डाल देने चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। और वहीं उन्होंने ये भी इशारों में कहा है कि जो भी रशिया को रोकेगा इस तरह के हमले से उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बातों बातों में उन्होंने अमेरिका की तरफ भी इशारा किया है। तो देखना यह होगा कि हालात किस तरफ जाते हैं। हालांकि भारत ने भी अब से कुछ देर पहले इस बात को दोहराया है कि करीब 20,000 भारतीय, जिसमें कई भारतीय छात्र भी शामिल हैं, वहां पर अलग अलग हिस्सों में रहते हैं यूक्रेन में। तो उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी को लेकर भारत चिंतित है, और भारत ने अब से कुछ दिन पहले उनकी वापसी के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद में भारतीय वहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में जंग के अगर हालात बनते हैं तो सिक्योरिटी को एक बड़ा कंसर्न बनता है पूरे देश के लिए। बिल्कुल, और प्रायोरिटी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इंडियन सिटीजन्स वहाँ पर मौजूद है उनको सही सलामत घर वापस लाना है। बल्कि पहले ही कहा गया था कि जो भी इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ हैं वो घर लौट आए। हालात कशीदा है। अब ऐसे में अब जबकि जंग का ऐलान कर दिया गया है, तो क्या कुछ इक़दाम किए जाएंगे ताकि सेफली उन स्टूडेंट्स को वापस लाया जा सके? देखिए, पहले तो भारत की तरफ से ये कहा गया था कि सभी स्टूडेंट्स को वहां से लौटाना चाहिए, और कुछ स्टूडेंट्स लौटे भी हैं। आज सुबह भी एक फ्लाइट के जरिए करीब 150 के आसपास भारतीय नागरिक वहां से लौटे हैं। लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में वहां पर भारतीय नागरिक जो अलग अलग
इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करने के लिए छात्र जाते हैं उसमें शामिल हैं। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि जो एयर स्पेस है यूक्रेन का उसको बंद कर दिया गया है सिविलियन ऑपरेशन के लिए। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर कोई लौटना भी चाहे तो कैसे लौटेगा। और वहीं इसी बीच इंडियन मिशन जो कीव में है वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं यूक्रेन सरकार के साथ भी। और वहीं अभी खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कीव के अंदर भी धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किस तरह का अटैक अमेरिका माफ कीजिए रशिया की तरफ से प्लान किया जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि जो डोनबास एरिया है और जो उन्होंने दो रिबल एरियाज को जहां पे उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया है सेपरेट कंट्रीज के तौर पर, क्या वहां तक ही फोर्सेस भेजी जाएंगी, क्योंकि अब तक ये साफ नहीं है कि आखिर रशिया की मंशा क्या है, रशिया किस हद तक यूक्रेन पर अटैक करेगा। और वो इसी बीच अमेरिका भी साफ कर चुका है, कल सैंक्शंस लगाने के बाद अमेरिका ने साफ कर दिया था कि अगर इसके आगे अगर रूस आगे बढ़ता है तो उस पर और कड़े सैंक्शंस लगाए जाएंगे। बिल्कुल, ऐसे में पहले भी ये कहा गया था कि जो भी इंडियन सिटीजन्स वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रॉपर जो एड्रेस है कहाँ पर रह रहे हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन पूरी दें। तो क्या कोई पोर्टल के जरिए या फिर कोई हेल्पलाइन के जरिए उनसे राब्ता बनाया रखा जा रहा है? देखिए, भारत की तरफ से क्योंकि बहुत से छात्रों की चिंताएं बढ़ गई थी तो भारत की तरफ से जो मिशन है, इंडियन मिशन है कीव में, वहां पर भी कंट्रोल रूम तय किया गया था। और भारत में भी जो एमईए है वहां पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि जो इंडियन स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो वहां पर क्वेरीज डाल सकते हैं। कोई भी इसमें उनको परेशानी हो, कोई मुसीबत में हो तो वो कॉल कर सकते हैं। हालांकि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों में करीब कई 100 कॉल्स रिसीव की गई हैं, अलग अलग क्वेरीज सामने आई हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि अगर भारतीय जो छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं, हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स आने वाले कुछ दिनों के अंदर भी लौटने वाले हैं जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे थे। हालांकि अब देखना ये होगा कि जब यूक्रेन में जंग के हालात बने हुए हैं तो उनकी सेफ्टी को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एयर स्पेस को लेकर भी ये कहा जा रहा था भारत की तरफ से कि अभी फिलहाल कोई इवैक्यूएशन को लेकर प्लान नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो इवैक्यूएशन का भी ऑप्शन भारत के पास रहेगा। पहले भी भारत ने इस तरह के ऑपरेशन किए हैं। हमने ये भी देखा कि लॉकडाउन के दौरान भी ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए बहुत से भारतीयों को वापस हिंदुस्तान लाया गया था लॉकडाउन के दौरान। तो ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो भारत के पास वो ऑप्शन भी है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात यूक्रेन में बने हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न पूरी दुनिया के लिए है। बिल्कुल, शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग का ऐलान कर दिया है। मशरक़ी यूक्रेन पर फौज कशी का हुक्म दिया गया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि ईस्टर्न यूक्रेन में यानी कि डोनबास रीजन में जहां पर फौज कशी का हुक्म दिया गया है वहां पर क्योंकि पहले से ही रिबल्स मौजूद है जिसके साथ जिनके लीडर्स के साथ सेपरेटिस्ट लीडर्स के साथ रूस की पहले से ही बातचीत, एक एग्रीमेंट भी हो चुका था। क्या लेकिन सिर्फ उस एरिया में ही ये ऑपरेशन सिमट कर रह जाएगा या फिर आगे भी इस ऑपरेशन को अपने फौज कशी को रूस आगे भी बढ़ाएगी, तब मुश्किलात जो है यूक्रेन के लिए और भी बढ़ जाएगी। वहीं यूक्रेन के लिए हो सकता है कि ईस्टर्न रीजन में मुश्किलात का भी सामना हो क्योंकि 2014 से ही रिबेल्स वहां पर मौजूद है। ऐसे में रूस की जानिब से उन्हें भी हथियार जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, तो यूक्रेन के लिए मुश्किलात वहां पर हो सकती हैं यूक्रेन फौज के लिए। वहीं पर ये भी बता दें कि यूएस के ज़रिए भी मदद यूक्रेन आर्मी को मिल रही है। वेपनरी के तौर पर वेपनरी भेजी जा रही है, मशीनें भेजी जा रही हैं जिसके ज़रिए से मदद यूक्रेन फौज को तो हासिल होगी, लेकिन मुश्किलात जो है यूक्रेन के लिए बढ़ जाएंगी क्योंकि एक अपर हैंड यहाँ पर मजबूत पोजीशन में रशिया है और ईस्टर्न रीजन पर ज़्यादा होल्ड है। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ आलमी अमूर के माहिर मुहिबुल हक साहब जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, ये बता दें कि ऐलान अब हो चुका है जंग का, ऐसे में कैसी सिचुएशन बनेगी, अब जो हालात है वो किस तरह से आगे टर्न आउट हो सकते हैं? देखिए, ये जो सूरत हाल है इसमें लिमिटेड वॉर तो शुरू हो चुकी है। ये वॉर किस हद तक जाती है ये देखने की जरूरत है और जाहिर सी बात है जो
यूक्रेन है उसके पास मिलिट्रीली रशिया को चैलेंज करने के लिए या रशिया से फुल फ्लेज वॉर लड़ने की पोजीशन में यूक्रेन नहीं है जी। वो उसकी वजह खास ये है कि नाटो का वो मेंबर नहीं है। नाटो को ज्वाइन करना चाहता था तो नाटो कंट्रीज या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डायरेक्टली उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे जी। और जहां तक रशिया का ताल्लुक है तो रशियन फोर्सेज यूक्रेन के बॉर्डर में दाखिल हो चुकी हैं। जो दोनों रशियन ओरिजिन के लोगों यानी इथनिक रशियंस डोमिनेटेड एरियाज हैं उनमें उनका अच्छा खासा कंट्रोल है। लेकिन देखने की बात यह है कि जिन इलाकों में जिसे डिफैक्टो कंट्रोल कहते हैं ये दोनों जो रिपब्लिक्स हैं जिन्हें रशिया ने अभी रिकॉग्नाइज किया उससे आगे निकल करके इन दोनों रिपब्लिक्स का क्लेम है कि वो हमारे एरियाज हैं, हमारी टेरिटरी है जी। तो जाहिर सी बात है अगर कोई मिलिट्री एडवांस उससे आगे निकल करके वो करते हैं तो अल्टीमेटली यूक्रेनियन जो फौज है वो उसको रिटेलिएट किस तरह से करती है और किस हद तक जाती है ये एक देखने की बात है। यूक्रेन के पास अब क्या ऑप्शंस रह जाते हैं क्योंकि पहले से ही ईस्टर्न रीजन में रिबेल्स मौजूद हैं और वहां पर मजबूती से भी वो वहां पर अब रशिया की मदद से और भी हमलावर हो जाते हैं। ऐसे में यूक्रेन के पास अब क्या ऑप्शंस रह जाते हैं इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? देखिए यूक्रेन के पास दो सूरत हाल है। एक तो ये कि रशिया जो रेबेल्स को बहुत डिसाइसिवली सपोर्ट कर रहा है यानी बिल्कुल ओपन कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार है, उसकी फौजें वहां दाखिल हो चुकी हैं जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नाटो कंट्रीज ने यूक्रेन को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया। वो सिर्फ वेपन्स तो सप्लाई कर रहे हैं या पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग करा रहे हैं या फिर रशिया के खिलाफ सैंक्शन लगा रहे हैं जी। रशिया के खिलाफ जो सैंक्शन है वो बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर पा रहा है इनके लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए जी। और फौरी तौर पे रशिया उससे बाज नहीं आने वाला। ये बात इसलिए समझनी चाहिए कि अब यूक्रेन के पास दो चीजें हैं, या तो वो रशिया से कॉम्प्रोमाइज करे और ये कहे कि हम नाटो की यानी ईस्टवर्ड नाटो के एक्सपेंशन का हिस्सा नहीं बनेंगे जी। क्योंकि यूक्रेन में दो तरह की फोर्सेज अभी भी मौजूद हैं, प्रो रशियन और प्रो वेस्ट। तो ये जो इंटरनल डिवीजन जब किसी कंट्री में हो जाता है किसी इशू को लेकर के, खास करके फॉरेन पॉलिसी के बड़े इशू को लेकर के, तो अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको काफी कॉशियस हो जाना पड़ता है जी। बिल्कुल। और साथ ही ये भी बता दें कि रशिया का ये कहना है कि वो सिर्फ डीमिलिटराइज करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने जो है एक जंग की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अभी भी जो है क्लियर क्या मोटिव है, क्या इंटेंशन है रशिया का, आगे बढ़ेंगे ईस्टर्न बॉर्डर से या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। देखिए जो रशिया का इंटेंशन साफ बिल्कुल क्लियर है। रशिया यूक्रेन को एक बफर स्टेट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है और वो अमेरिका को बतौर खास और नाटो को ये क्लियर कट मैसेज देना चाहता है कि एनफ इज एनफ। आपने तीन रिपब्लिक्स को जिसे लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया को नाटो में शामिल कर लिया जो पोस्ट सोवियत स्पेस की कंट्रीज थी जी। जॉर्जिया और यूक्रेन को हम नाटो में शामिल नहीं होने देंगे और ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की जब भी कदम उठाएगा नाटो तो हम उसी तरह से कन्फ्रंट करेंगे। रशिया उसे अपने लिए सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट समझता है जी। और जाहिर सी बात है ऐसी हालत में जब रशिया बहुत डिसाइसिवली एक्ट कर रहा है और नाटो बहुत ही रिलक्टेंट है, आप हमें एक बात याद रखना चाहिए कि अमेरिका के जो एडवेंचरस इवेंट्स रहे हैं यानी जो ऑपरेशंस रहे हैं अफगानिस्तान में, सोमालिया में, सूडान में, इराक में, आप देखें फिर यमन में, मुख्तलिफ जगहों पे इन्वॉल्वमेंट, तो उसकी वजह से क्या है कि अमेरिका में खुद भी पैसिफिस्ट सेंटिमेंट ज्यादा हाई है यानी टुवर्ड्स पीस। वो वार से बहुत ज्यादा लोग वहां आजिज हो चुके हैं कि आप वियतनाम से लेकर के और मिडिल ईस्ट तक हर जगह आपका इंटरवेंशन, हर जगह लड़ाई जो अमेरिका की लड़ाई नहीं होती है उस लड़ाई में अमेरिका कूद पड़ता है। तो ऐसी हालत में और हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि रशिया की जो लीडरशिप है उसके ऊपर इतना बड़ा डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है जितना अमेरिका में होता है, क्योंकि अमेरिका के लोग या फिर पूरी दुनिया अमेरिका के लिए हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट करती है, रशिया के लिए उस तरह का हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट नहीं किया जाता। जी बिल्कुल। प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौर साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका अनिल गौर साहब। जिस बात को लेकर के तमाम ममालिक वार्न कर रहे थे, यूएस खास तौर से, वो बात अब हो रही है, रशिया ने जंग की शुरुआत कर दी है। नमस्कार जी। ऐसा है कि ये वो कहते हैं ना होना ही था जी। रशिया अभी जो प्रेसिडेंट पुतिन का एड्रेस भी है उसने बड़ा क्लियरली एक चीज समझा। देखिए
ना रशिया चाहता है कुछ, सिर्फ जो अमेरिकन हेजेमोनी है, जी हर जगह अमेरिका अपनी टांग अड़ाता है, हर जगह अमेरिका जाता है वहां पे, और उसने इंस्टांसेस दिए आपके मिडिल ईस्ट के, सीरिया के, लीबिया के और बाकी कंट्रीज के वहां पे, कि किस हिसाब से इराक के, कि किस हिसाब से अमेरिका सारी दुनिया को बेवकूफ बना के वहां पे मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स करके और वहां गया और क्या क्या किया, और आज वो उस एरिया का क्या हाल है। जी वही चीज जो है अमेरिका जो है यूक्रेन में कर रहा था, और जो एक अमेरिका की पुश है नाटो को ईस्टवर्ड्स, जो कंट्रीज जो जितनी है 15 कंट्रीज जो थी, जी जो रशिया से ब्रेक अवे हुई थी, यूएसएसआर से जो जी। ब्रेक अवे हुई, जो इंडिपेंडेंट जिन्होंने डिक्लेयर किया, उनको किस तरीके से वो अपने साथ मिलाना चाहता था। और जब ये जर्मनी ईस्ट और वेस्ट सारा कंबाइन हुआ, जब उस टाइम जो सारी बात हुई, जी। तब बड़ा क्लियरली कहा गया था नाटो को, और नाटो ने माना था कि हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे। जी अब वो बार बार जितने ये स्टेट्स हैं उनके अंदर अपना जो कोशिश कर रहे हैं वहां पे, और उन्होंने वेपन्स भी डिप्लॉय किए, अपने मिसाइल्स भी डिप्लॉय किए, आस्ते आस्ते करके अब यूक्रेन तक आ गए। यूक्रेन में अभी ये जो करंट जो उनके प्रेसिडेंट हैं, जी। ये एंटी रशिया है, एंटी यूएसएसआर है, उन्होंने कू करके अपने वो किया। और 2014 में जो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था, जो इनके जो दो रिपब्लिक्स थे, ये डोनेट्स्क और लुहान, जहां पे अभी ये इन्होंने जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, और उसमें उन्होंने ये उस टाइम कहा था कि 2014 से लेकर अभी तक यही कार्रवाई चल रही थी कि भाई इन जो रीजन्स हैं इनको इंडिपेंडेंस इस हिसाब से दे दीजिए, ताकि ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज अगर रहना चाहती हो रहे, पर यूक्रेन नहीं करता था। जी। और इसके अंदर अमेरिका का भी हाथ है, वो नहीं चाहता था कि ये इंडिपेंडेंट हो, और फिर अब जाके रशिया ने ये कदम उठाया, क्योंकि रशिया के अंदर देखिए प्रेसिडेंट पुतिन का कहना बहुत क्लियर है जी कि भाई आप हमारी बातें तो सुनते नहीं, आप अपनी ऊपर से थोपना चाहते हैं, वो रशिया नहीं मानेगा। जी और इसका जो दामोदार है, अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर बनती है, तो जी। मैं सीधा कहूंगा कि इसका दामोदार सिर्फ अमेरिका के ऊपर है, क्योंकि अमेरिका और जो इसके अपने जो एक उनका जो, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है आर्म सप्लाई और रीबिल्डिंग के ऊपर है, कि जी। जितने उसके वर्ल्ड का लार्जेस्ट सप्लायर है आर्म्स का, वो हर कंट्री को आर्म सप्लाई करता रहेगा और अपनी जो इकोनॉमी है बढ़ाता रहेगा। बाकी अगर आप देखें अमेरिका के अंदर अब जो है, जिस हिसाब से अगर इसकी आर्म सप्लाई, जो आर्म्स का जो इसका कारोबार है, अगर आप बंद कर दें तो अमेरिकन इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश हो जाएगी। तो यही लेके जो आइडिया है अमेरिका चलता रहता है, और हर जगह जाके अपनी टांग अड़ा लेता है, क्योंकि वहां पे वो कहता है कि ठीक है, मैं जो कह रहा हूं वो आप मानिए और उसको चलाइए। जी हार उसकी देखिए, वियतनाम से लेकर मिडिल ईस्ट ले लीजिए, इराक ले लीजिए, लीबिया ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, और आप लेटेस्ट अफगानिस्तान ले लीजिए, जी वहां पे भी हार हुई है उसकी। पर अमेरिका फिर वो नहीं मानना चाहता, वो एक जो जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं जो है रशिया को और सारी दुनिया को मैं ये दिखाऊं कि मैं ही यहाँ का कंट्रोलर हूँ इस दुनिया का। वो अब नहीं है, अब वो नहीं है, वो स्थिति नहीं रही है, क्योंकि चाइना भी वहां से उठ गया और रशिया भी। और अब जो कार्रवाई हुई है, ये मैं आपको बताऊं, देखिए अब आने वाले दिनों में होना क्या है। आने वाले दिनों में ये होना है कि रशिया ने उधर ये जो जहां अभी इसके ट्रूप्स आ गए हैं, अब वो इसीलिए प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन फोर्सेस को कहा कि भाई आप हमें आर्म्स ले डाउन कर दीजिए, हम नहीं अटैक करेंगे, और वो बार बार कह रहा है कि हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये जो ब्रेकअवे थे, जो दो इंडिपेंडेंट इन्होंने रिकॉग्नाइज कर ली है इस कंट्रीज, इनको स्टेबलाइज करके उसके बाद में उसके, और यही चीज अमेरिका को माननी चाहिए कि भाई ठीक है अब ये हो गया है, अब यहाँ पे हम इसको रोक लें, अब डिप्लोमेटिक तरीके से चले। पर अमेरिका नहीं मानना चाहता, क्योंकि अमेरिका के हित में नहीं है। अमेरिका चाहता कि इसके बीच में लड़ाई हो जाए, ये एरिया भी लड़ाई में हो जाए, यूक्रेन को मैं आर्म्स दूंगा, यूक्रेन के साथ में बाकी कंट्रीज को आर्म्स दूंगा, इकोनॉमी जो यूरोप की है वो इफेक्ट होने वाली है।
बिल्कुल, यूएस की यही कोशिश रहती है हर जगह जो इंटरवेंस है उसके जरिए। आप हमारे साथ अनिल गौर साहब बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर इंटरनेशनल अफेयर स्टडीज जेएनयू डॉक्टर राजन कुमार साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। राजन कुमार साहब, जो अभी हालात बने हुए हैं यूएस के फर्दर इंटरवेंशन से क्या हो सकता है कि यूक्रेन की हालत भी यूएस ऐसा पुश करे कि जो दीगर ममालिक में उसने किया है, मिडिल ईस्ट में जो हालत देखी है, अफगानिस्तान में जो हालत देखी है, क्या अब वैसा कुछ देखने को मिल सकता है? क्या वैसे इम्कान है? डॉक्टर राजन कुमार साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आप आ रही है आपकी आवाज? जी सर, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो अभी अब हालात बने हुए हैं यूएस के फर्दर इंटरवेंशन से, क्या यूक्रेन की अब हालत वैसी हो सकती है जो हमने मिडिल ईस्ट कंट्रीज की देखी, अफगानिस्तान की देखी, क्योंकि फर्दर पुश कर रहा है और वो भी बैकआउट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसे में साफ तौर पर नुकसान में तो यूक्रेन आ जाएगी। जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जिस देश का हो रहा है वो है यूक्रेन। यूक्रेन क्योंकि जो नाटो के जो कंट्रीज हैं उनका कमिटमेंट यूक्रेन को लेके काफी लो है। वो प्रोवोक तो कर रहे हैं कि यूक्रेन को रूस के विरोध में लड़ने चाहिए, लेकिन यूक्रेन को जो भी मदद मिलनी चाहिए थी, अगर आप किसी को कमिट कर रहे हैं तो मदद करनी चाहिए थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि अमेरिका और जो भी नाटो के कंट्रीज हैं वहां पे कोई भी कमिटमेंट अभी भी देने के लिए तैयार नहीं है। जो मेंबरशिप का इशू है उस पर यूक्रेन को मेंबरशिप देने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। जो वहां पे मिलिट्री फोर्सेस ग्राउंड पे होने चाहिए तो वो भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि नाटो ने इस वार को प्रवोक किया है। नाटो के कारण ही ये वार शुरू हुआ है। और ये सच है कि रूस भी अभी काफी अग्रेसिव दिख रहा है और रूस जिस ढंग से यूक्रेन में अभी आर्मी भेजा है, हालांकि वो पीस कीपिंग फोर्सेस बोलता है, लेकिन अगर यूक्रेन विरोध करता है, रिटेलिएट करता है, तो युद्ध की पूरी संभावना है और वहां पे काफी मुश्किल हो सकता है। और ये केवल बात यूरोप की नहीं है, यूरोप में तो इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, इसके प्रभाव दूसरे देशों में भी पड़ेंगे, जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान या भारत प्रशांत महासागर के क्षेत्र हैं, क्योंकि सारे मामले उलझ जाएंगे और ऐसा लगेगा कि जो अफगानिस्तान का इशू है और ईरान का इशू है उसमें रूस एक पोजीशन लेगा, अमेरिका दूसरा पोजीशन लेगा, चीन रूस के साथ रहेगा। तो सारी समस्याएं जो विश्व की हैं वो उलझ जाएंगी और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जो एक निकालने की कोशिश हो रही थी, जो इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट हो रहे थे, तो वो सारे अभी फेल करते नजर आ रहे हैं। और ईस्टर्न यूरोप का हालत तो बहुत ही खराब है, जैसा कि आपने बोला। जी बिल्कुल। और वहीं पर रशिया, क्योंकि पहले से कहा जा रहा था कि नेटो मेंबरशिप ना ले, वो अपना ईस्टर्न जो एक्सपेंशन है उसको रोके तो ये सारा मामला रुक जाएगा, लेकिन बावजूद हमने देखा कि यूएस जो है इस चीज़ को ज़्यादा आगे बढ़ावा देता रहा है और अभी भी वो अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू इस चीज़ से पीछे नहीं हट रहे हैं। राजन कुमार जी, इस बात पर आपका ज़रूर जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन मामले से ही जुड़ी हुई। यूक्रेन पर रूसी हमले पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन का रद्द-ए-अमल सामने आया है। हमला बिलाइश्तियाल और गैर मुंसिफाना है। इंसानी जानों के जाया होने का खदशा जाहिर किया है जो बाइडेन ने। तो आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमले पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि हमला बिलाइश्तियाल और गैर मुंसिफाना है। इंसानी जानों के जिया का खदशा जाहिर किया है जो बाइडेन ने। हमारे साथ कैप्टन अनिल गौर साहब जुड़े हुए हैं। अनिल साहब, जो बाइडेन ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा मामला है इससे अब इंसानी जानों को खतरा है, तो इस तरह का स्टेटमेंट जो बाइडेन की तरफ से, जिन्होंने खुद ही ऐसे स्टेटमेंट दिए कि जिस वजह से ये पूरा मामला इतना ज्यादा कशीदा हो गया। जो बाइडेन का कहना कि जाने खतरे में है, उसका हल भी उनके पास है जी, हल भी नाटो के पास है, पर वो नहीं करना चाहते। और अभी जो एक वार्निंग दे दी है सबको कि अगर कोई भी इंटरफेयर करेगा इसके अंदर, रशियन रिस्पांस विल बी स्विफ्ट। और उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स का भी हवाला दिया और उन्होंने जो टेक्नोलॉजी है, जो अभी इन्होंने लेटेस्ट जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के टेस्टिंग वगैरह जो की है, उसका भी हवाला दिया इस जो एड्रेस में उन्होंने दिया है।
तो उनका कहना बहुत क्लियर है, और जो पुतिन है बहुत क्लियर माइंडेड है कि उसने अब जो है एक कहते हैं ना, एक बहुत हो गया। वो कहते हैं जब पानी जो है जब पूरा घड़े से भरकर उछलने लगता है, अब उस स्थिति में आ गया है। और इसीलिए अब जो कार्रवाई उन्होंने की है, उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा हम अमेरिका और नाटो को नहीं करने देंगे। और ये जो अब चीज है, इसका हल अब अमेरिका और नाटो के पास है। तो वो अश्योरेंस दे दे कि हाँ जी ठीक है, हम यूक्रेन के अंदर यूक्रेन को और बाकी जो इधर के ईस्टर्न कंट्रीज है उसको हम नहीं बनाएंगे नाटो मेंबर्स, वहां पे हम अपने हथियार नहीं रखेंगे। तो ये जो कार्रवाई है ये कल रुक जाती है जी। पर वो नहीं करेंगे ये, क्यों? क्योंकि अमेरिका नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ये वहां पे शांति हो। वो चाहता है कि इसी हिसाब से रशिया को एम्ब्रॉयल करके रखे और साथ में अपनी हेजेमनी जो है वहां पे अपनी आर्म सप्लाई जो है वो चलती रहे। बिल्कुल अनिल गौर साहब, वही इतना ही नहीं कि बल्कि वो पूरी तरह से मदद भी नहीं कर रहे हैं यूक्रेन की, वो सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं और बार बार सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं और पुश कर रहे हैं यूक्रेन को वॉर की तरफ, क्योंकि उनको डोमेस्टिक जो है इतनी कंपल्शन हो जाएगी। अगर वहां पे यूक्रेन के अंदर कोई भी अगर अमेरिकन सैनिक मारा गया, जो बाइडेन के लिए वहां अमेरिका में मुश्किल हो जाएगी। ऑलरेडी जब अफगानिस्तान के अंदर आपने देखा जिस हिसाब से इतने सालों से वो लड़ रहे थे, जब भी कोई उनका जो सोल्जर है वो वहां पे हलाक होता था तो उसके घर के अंदर मतलब कि अमेरिकन पब्लिक के अंदर एक रोष खड़ा होता। और अब अगर यहाँ पे अगर ये इंटरवेंशन करेंगे अपने ट्रूप्स के साथ में, तो मेरे को लगता है कि जो बाइडेन की मुश्किलें जो है इतनी बढ़ जाएगी डोमेस्टिकली कि उसके लिए वहां जो जिस हिसाब से वो अपना प्रेसिडेंटशिप करना चाहते हैं वो नहीं कर सकेंगे। इसीलिए वो नहीं इंटरवीन करेंगे और ना ही नाटो ट्रूप्स भेजेगा वहां पे। ये सारे सिर्फ बयान देते रहेंगे और बीच में खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? यूक्रेन को, क्योंकि उनका जो ये जो इनके प्रेसिडेंट हैं अभी जो आए हैं वो एंटी रशियन होने की वजह से वो होंगे। और मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में होना क्या है कि यूक्रेन के अंदर भी एक कू हो सकता है जिसके अंदर से ये जो प्रेसिडेंट है इसको हटा के दूसरा प्रेसिडेंट आएंगे जो प्रो रशियन होंगे और फिर स्थिति जो है वो अपने आप सुधर जाएगी। बिल्कुल अनिल गौर साहब, आप हमारे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर बता दें नाजरीन को, आलमी सतह पर तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। यूक्रेन रूस तनाजे के बीच आलमी सतह पर ऑयल प्राइसेस में इजाफा हुआ है। फी बैरल $100 तक तेल की कीमत पहुंच गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले का असर साफ अब दिखने लगा है। ऑयल प्राइसेस पर अब असर दिख रहा है। आलमी सतह पर तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। अनिल गौर साहब, अब उसका असर ऑयल कीमतों पर जाहिर सी बात है दिखने लगा है और इसका असर, इसका खामियाजा सभी मुल्कों को भुगतना पड़ेगा। अनिल जी, ये जो है ये तो मानना ही है कि इसका खामियाजा सारे मुल्कों को भुगतना पड़ेगा जो ऑयल सप्लाईज जो है उसके ऊपर डिपेंड है। और हिंदुस्तान के लिए मुश्किलें और बढ़ रही हैं क्योंकि हिंदुस्तान की आपको पता है हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल कितना भारी है जी। और इसके साथ साथ जो है यूरोप को खामियाजा पड़ेगा क्योंकि यूरोप जो है वहां से तकरीबन 45% 48% जो है ये रशियन जो है गैस तो सप्लाईज उनकी ज्यादा है, तकरीबन 70% लेते हैं और ऑयल सप्लाई तकरीबन 48% लेते हैं, तो उनके लिए भी मुश्किलात है जी। यहाँ पे वही बात आ गई कि अब जो है मेरे को लग रहा है कि अमेरिकन हेजीमोनी जो है जिस हिसाब से अमेरिका अपने आप को एक पोर्ट्रे करता है उसके खिलाफ जो आवाज है अब वो इधर से यूरोप से उठेगी। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है आस्ते आस्ते कि अमेरिका जो है वहां अपने बैठा हुआ उसको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। बिल्कुल अनिल गौर साहब, दिखना चाहिए भी दीगर मुल्कों को कि यूएस अगर पुश कर रहा है स्टेटमेंट से, अपना कॉज आगे कर रहा है, लेकिन उससे जो है दूसरे मुल्कों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अनिल गौर साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र के अक़लियती वजीर नवाब मलिक को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है। नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे की सरकारी रिहाइशगाह पर काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा।
नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। बीजेपी आज इस सिलसिले में रियासतगीर एहतजाज करेगी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल गया है। हमारे नुमाइंदे प्रशांत मुंबई से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, नवाब मलिक की गिरफ्तारी से बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल गया है। हालांकि साफ तौर पर कहना है महासरकार का कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, जब गिरफ्तारी कल हुई तो उसके बाद बीजेपी ने ये बात सामने रखी कि नवाब मलिक को इस्तीफा देना चाहिए उनके पद से। इसी बात को लेकर के कल बैठक सीएम ने अपने बंगले पर बुलाई। महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता वहां मौजूद थे। उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। और इसी बात को लेकर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी और बीजेपी आमने सामने उतर चुकी है। आज 10 बजे जो है मंत्रालय के पास महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता मोर्चा खोलेंगे बीजेपी सरकार के खिलाफ। उनका खास तौर पर कहना है ये बदले की आग में जो है कार्रवाई की जा रही है। सरदार खान और सलीम पटेल जिनसे रिश्ता नवाब मलिक का जोड़ा जा रहा है वो काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। और आज 25 साल बाद ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है, ये सवाल खड़ा किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है सेंट्रल एजेंसी के जरिए बीजेपी जो है इस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, इनके लोगों के ऊपर कार्रवाई करा रही है। और यही वजह है कि अब दोनों आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ बीजेपी हर जगह पर प्रोटेस्ट करके नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी भी जो है सड़कों पर उतर करके ये मैसेज देगी कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। बहरहाल मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो मेरे पीछे देखिए ये ईडी दफ्तर है जहां पर नवाब मलिक को रखा गया। उनकी बेटी अभी कुछ समय पहले यहाँ पर पहुंची है, उनसे मुलाकात कर रही है। लेकिन अब आगे देखना होगा कि जांच आगे बढ़ा करके ईडी क्या कुछ बातें साफ कर पाती, क्योंकि 3 मार्च को जब एक बार फिर अदालत में नवाब मलिक को पेश किया जाएगा, जब उनकी रिमांड खत्म होगी तो ईडी बताएगी कि अभी तक पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं। प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।